बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर वन पार्ट बी। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फाइलोजेनिक ट्री का। अब आज जो हमने पढ़ना है वो कंस्ट्रक्शन है। फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्शन देखनी है, उसमें कौन सी अप्रोचेस यूज़ हुई हैं, कौन से मेथड यूज़ हुए हैं जिनकी बेस पे हम फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से। फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए एक फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, मेक अ मल्टीपल अलाइनमेंट फॉर्म बेस अलाइनमेंट और अमाइनो एसिड सीक्वेंस बाय यूजिंग ब्लास्ट, मस्कल और अदर मेथड। जो सबसे पहला मेथड है, हम किसी भी टूल को यूज़ करते हुए, वो ब्लास्ट है, वो मस्कल है, या कोई और है, या क्लस्टर डब्ल्यू है, हम किसी भी टूल को यूज़ करते हुए मल्टीपल अलाइनमेंट्स की बेस अलाइनमेंट या कोई अमाइनो एसिड सीक्वेंस को यूज़ करते हुए हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसमें आपने मल्टीपल सीक्वेंस लेने हैं, आपने दो तीन नहीं लेने। ठीक है, उसकी वजह यह है क्योंकि अगर आप दो तीन लेंगे तो उसमें आपको उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, उसका जो जेनेटिक हिस्ट्री है, वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो आपने मिनिमम 5 उसमें सीक्वेंस लेने हैं, चाहे वो अमाइनो एसिड है या कोई बेस पेयर है, तो आपने 5 उसमें सीक्वेंस लेने हैं। फाइलोजेनेटिक को ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने मिनिमम 5 सीक्वेंस लेने हैं। ठीक है, तो जब आप भी कोई भी टूल यूज़ करें, ब्लास्ट यूज़ करें, मस्कल यूज़ करें या फिर क्लस्टर डब्ल्यू यूज़ करें, तो उसमें आपने यही करना है कि आपने कोई भी सीक्वेंस है उसको अगर आपने फास्टर फॉर्मेट में डाउनलोड किया हुआ है तो आपने मिनिमम 5 लेने हैं उसमें सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल भी करेंगे जिसमें हम 5 या उससे ज़्यादा 6 उस सीक्वेंस लेकर उनको आपस में अलाइन करवाएंगे यूजिंग क्लस्टर डब्ल्यू और ब्लास्ट। तो वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, फाइलोजेनेटिक ट्री ऑनलाइन जो है वो उसको बना देगा। ठीक है, अब वो बनाता कैसे है, वो कौन कौन से वो मेथड होते हैं, वो हम देखते हैं कैसे। सेकंड, चेक द मल्टीपल अलाइनमेंट इफ इट रिफ्लेक्ट्स द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है, वही बात कि आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि हमारे पास एक अलाइनमेंट तो नहीं है ना, मल्टीपल अलाइनमेंट्स होनी चाहिए ताकि आप उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को चेक कर सकें। एंड थर्ड वन इज चूज व्हाट मेथड वी आर गोइंग टू यूज एंड कैलकुलेट डिस्टेंस और यूज द रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द मेथड। ठीक है, थर्ड पे आपने ये देखना है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, किस मेथड की बेस पे आप जो है वो फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आइदर वो डिस्टेंस बेस है, आइदर वो करेक्टर बेस्ड है, वो कौन सा मेथड है। वो मेथड भी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं, फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम उसको ऑनलाइन भी बना सकते हैं, ब्लास्ट को यूज़ करते हुए, मस्कल को यूज़ करते हुए, या कोई और मेथड है। और उसके बाद हम इसका जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो इस फाइलोजेनिक ट्री को क्रिएट कर देता है, बट हमने मेथड बताना होता है, हमने किस मेथड से फाइलोजेनिक ट्री को, क्योंकि हर मेथड के कुछ प्रॉस भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं तो कौन से वो मेथड है। टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, वो कौन सी अप्रोचेस हैं जिनको हम यूज़ करते हुए फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है करैक्टर बेस्ड अप्रोच। Character based approach. It makes use of all evolutionary information, the individual substitution among the sequence, to determine the most likely ancestral sequence.
इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एवोल्यूशन इंफॉर्मेशन होती है, हमारा कोई भी सीक्वेंस होता है, तो जो उसी रेंज में उसी डोमेन में होते हैं, सिर्फ हम उसी को लेते हैं। ठीक है, मीन्स के जिसका जो एंसेस्टर सीक्वेंस है वो कॉमन होता है। इन कैरेक्टर बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन वी आर गिवन अ डीएनए सेगमेंट फॉर मल्टीपल स्पीशीज कमिंग फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ जीनोम। ठीक है, सेम पार्ट ऑफ जीनोम मीन्स कि अगर हम कोई डीएनए सेगमेंट देते हैं, कोई डीएनए सीक्वेंस देते हैं कुछ स्पीशीज का, तो वो उसी पार्ट से देंगे, उसी जीनोम वाले पार्ट से ही देंगे। ठीक है, 4 डीएनए सीक्वेंस देते हैं, 5 देते हैं, 6 देते हैं, तो वो बिलोंग करेंगे उसी जीनोम के अंदर से। Given these DNA sequence, we could like to construct the evolutionary tree. For example, predict which species are more closely related and have a recent common ancestor versus species that are not closely related and diverged earlier. ठीक है, वही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि जो करेक्टर बेस्ड अप्रोच में हम जब फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसी सेम पार्ट ऑफ जीनोम को लेते हैं। हमारे पास मल्टीपल डीएनए सीक्वेंस आ जाते हैं और उनको हम उसी जीनोम वाले ही पार्ट से ही लेंगे। जैसे कि एग्जांपल में भी आपको बताया गया, प्रेडिक्ट विच स्पीशीज आर मोर क्लोजली, कि हमने प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा स्पीशीज जो है वो कितना क्लोजली है, रिलेट कर रहा है दूसरे स्पीशीज के साथ, उनका कौन सा कॉमन एंसेस्टर बन रहा है। ठीक है, और उसमें से देखना है कि कौन सा उसमें से डाइवर्ज कर रहा है, जल्दी डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो करेक्टर बेस्ड अप्रोच के अंदर बेसिकली यही चीज़ है कि जब भी हमने मल्टीपल सीक्वेंस लेने हैं डीएनए के, तो हमने ये ख्याल रखना है कि वो जीनोम सही हो, वो उसी डोमेन सही हो, और उसमें हमने प्रिडिक्ट करना है कि कौन से उसमें से जो कॉमन एंसेस्टर हैं वो रिलेट कर रहे हैं और कौन से उसमें से डाइवर्ज कर रहे हैं। Second one is distance-based approach. Distance-based method rely on measure of genetic distance between the sequence being classified, and therefore they require multiple sequence alignment as an input. डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच में हमारे पास जेनेटिक डिस्टेंस आता है। इसको अगर हम जेनेटिक डिस्टेंस को मैं डिस्क्राइब करूँ, वो ये है कि नंबर ऑफ मिसमैच बिटवीन टू और मोर अलाइनमेंट्स। ठीक है, हमने मिसमैच फाइंड आउट करने हैं कि दो या दो से ज़्यादा अलाइनमेंट्स जो हमारे पास हैं उनमें मिसमैच कितने हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये सीक्वेंस 1 है और ये सीक्वेंस 2 है, तो इसमें आपने देखना है कि नंबर ऑफ मिसमैच कितने हैं। ए के साथ मैच कर रहा है, टी जी के साथ मिसमैच कर रहा है, तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। सी टी के साथ मिसमैच कर रहा है, जी सी के साथ मिसमैच कर रहा है, ए मैच कर रहे हैं, टी मैच कर रहे हैं, टी मैच कर रहे हैं, ए मैच कर रहे हैं, और ये मिसमैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों सीक्वेंस में 4 मिसमैच हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच में हम इसी तरह से इनका डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमारे पास इनपुट सीक्वेंस होंगे, हमारे पास 2 होंगे, हमारे पास मिनिमम वैसे तो फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए 5 से ज़्यादा हम सीक्वेंस लेंगे, यहाँ पे मैंने 3 लिए हुए हैं, तो हम जब भी लेंगे 5 लेंगे, 5 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो डिस्टेंस इज ऑफन डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ mismatches at aligned position with gaps either ignored or continue as mismatch. ठीक है, distance matrix method may produce either rooted or unrooted tree depending on the algorithm used to calculate them. तो डिस्टेंस मैट्रिक्स में हम रूटेड ट्री या अनरूटेड ट्री डिपेंड करेगा हमारे एल्गोरिदम पे कि वो उसको किस तरह से कैलकुलेट करता है। तो इसमें भी डिफरेंट मेथड होते हैं डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच में, जिनको हम यूज़ करते हुए हम उसमें बेसिकली यही करते हैं कि हमारे पास जितने भी सीक्वेंस आते हैं उनमें हम देख लेते हैं इनमें मिसमैच कौन सा कर रहा है। अब देखें S1 और S3, इनमें देखेंगे कितने मिसमैच कर रहे हैं, फिर उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अभी यहाँ पे लिख देते हैं मिसमैच, यहाँ पे है 4।
ठीक है। तो इसकी एक कंप्लीट मैट्रिक्स बनती है। चले S1 S2 S3, इधर सेम S1 S2 और S3। इस तरह की हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है। There are four types of distance based method. First one is UPGMA, second one is NJ, थर्ड वन इज FM, फोर्थ वन इज मिनिमम एवोल्यूशन। तो आज जो हम अप्रोच करेंगे, जो टाइप करेंगे, वो UPGMA है। इसको यूज़ करते हुए हम आज फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। UPGMA, it stands for unweighted pair group method with arithmetic mean। ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं और एक मैट्रिक्स को बना लेते हैं जिसके ज़रिए हम फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये हमेशा जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है रूटेड ट्री को, रूटेड डेंडोग्राम को। The UPGMA algorithm produce rooted dendrogram and requires a constant rate assumption। एक तो इसकी खासियत ये है कि ये रूटेड फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करती है। सेकंड वन इज ये हमेशा जो है वो कांस्टेंट रेट अजम्पशन देती है। कांस्टेंट रेट मींस के इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उसका रूट तक जो डिस्टेंस है वो सबका सेम होगा। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको कंस्ट्रक्ट भी करेंगे। एंड थर्ड वन, इट अज्यूम एन अल्ट्रा मैट्रिक ट्री इन विच द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू एवरी ब्रांच टिप आर इक्वल। वही बात, इसमें अज्यूम किया जाता है जो भी ट्री बनती है उसका जो डिस्टेंस है रूट तक वो सबका सेम होता है। Example of UPGMA, it based on JCG6 genetic distance metric computed from the 5S ribosomal RNA sequence alignment of 5 बैक्टीरिया। यहाँ पे हम लोगों ने 5 बैक्टीरिया लिए हुए हैं डिफरेंट RNAs के, और उसमें हम एक डिस्टेंस मैट्रिक्स को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, हमने उसको कंप्यूट किया हुआ है और वो 6x6 की मैट्रिक्स है। और इन 5 बैक्टीरिया में से फर्स्ट वन इज बैक्टीरियस सबटिलियस, इसको हमने ए के साथ डिनोट किया है, बैक्यूलस स्टीरोथ्रोमोफिलस। इसको हमने बी के साथ किया है, लैक्टोबैक्लियस। ठीक है, इसको सी के साथ। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, 5 बैक्टीरियाज ले लिए हैं और उनको डिनोट कर दिया है ए बी सी। बजाय इसके कि हम पूरा नाम लिखें, हम मैट्रिक्स के अंदर उनको डिनोट करेंगे ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ और ई के साथ। ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यूज को कंप्यूट कैसे किया, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ए बी सी डी, ये इसकी फर्स्ट रो है। ठीक है, और यहाँ पे गैप और यहाँ पे गैप और यहाँ से ए बी सी डी और इस तरह की मैट्रिक्स है, वो आगे मैं आपको शो भी करवाता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट वी हैव 5 एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई, these one A B C D and E and following the D1 matrix of pairwise distance between them। ठीक है, अब हम ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है, थ्रू मिसमैच के नंबर ऑफ मिसमैचेस ए और बी में कितने हैं, कितने सी। इसको मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी आपको बताया था, कोई भी हमारे पास जब भी सीक्वेंस आएंगे तो हम उनमें से काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ मिसमैचेस कितने हैं। तो ए और बी में मिसमैचेस की जो तादाद है वो 17 है। ठीक है, अभी देखें ए के साथ अगर हम उसको मैच करें तो हमेशा वैल्यू 0 ही आएगी। अगर हम बी को बी के साथ करें तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये देखिए डायगोनल इसका सारा जो है वो 0 है। ठीक है, सी को सी के साथ मैच करेंगे तो हमेशा वैल्यू 0 आएगी, डी को डी के साथ करेंगे हमेशा वैल्यू 0। तो ए को जब हमने बी के साथ किया तो उसकी जो मिस मैचेस है, नंबर ऑफ मिस मैचेस है वो 17 है।
विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखनी है इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेट्स सपोज अगर बी नहीं होता, सी की यहाँ पे 15 होता, तो ए को मैच करवाना था हमने सी के साथ। क्लियर। वैल्यू ऑफ d1, सो वी ज्वाइन एलिमेंट ए एंड बी। जो से दो नंबरों की वैल्यूज आपस में ज्वाइन कर रही होंगी, हमने उनको आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, मैच कर रही होंगी। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 17 यहाँ पे आ जाता, ठीक है, तो हमने ए बी और सी को आपस में ज्वाइन कर देना था। ठीक है, इनका आपस में एक क्लस्टर बना देना था। ठीक है, तो अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 6x6 की मैट्रिक्स है, और इसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। हमें नज़र आया b की स्मॉलेस्ट वैल्यू 17 है। ठीक है, तो a और b को आपस में हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ऐसे हमने इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। ये साथ साथ मैं आपको कंस्ट्रक्ट भी करता हूँ ट्री, और डायग्राम इसकी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास ए बैक्टीरिया बैक्टीरियस और ये बी, ये दो ए और बी को आपस में हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है। अब हमने इस 17 को डिवाइड कर देना है 2 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 8.5। यूपीजीएमए फर्स्ट ब्रांच लेंथ एस्टिमेशन। सबसे पहले हमने जो ए और बी हमने फाइंड आउट किया है, इनको आपस में ज्वाइन किया है, इनकी हमने लेंथ को कैलकुलेट करना है कि इनकी लेंथ क्या है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम let us denote the node to which A and B are connected and they are equidistant from U। ठीक है, जो नोड जहां से वो दोनों A और B कनेक्ट हो रहे हैं उसको हमने U से डिनोट कर दिया। ठीक है, from U this point which is also called internal node। The branch joining A and B to U then have length DAU DBU 17 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8.5। ठीक है, तो ये ए और बी की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8.5, और दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, दोनों का क्लस्टर बना लिया। तो यहाँ तक ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8.5। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने साथ साथ उस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए ये ट्री कैसे बनाना है, फाइलोजेनिक ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमने मैट्रिक्स के अंदर देखा कि सबसे पहले मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो ए और बी की सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू थी विच इज़ 17। वो 17 को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, जिससे हमें क्या मालूम हुआ, उसकी ब्रांच लेंथ मालूम हो गई। अब यूपीजीएमए में नाउ वी प्रोसीड द D1 मैट्रिक्स टू D2। ठीक है, अब जबकि हमने D1 और D2 को हमने ज्वाइन कर दिया है, तो अब हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बनेगी जिसका नाम होगा D2। ठीक है, क्योंकि हमने उसके कॉलम और रो को जो है वो रिड्यूस कर दिया है। पहले 6x6 था, अब 5x5 हो गया, क्योंकि हमने ए और बी को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसके हमने एक क्लस्टर बना दिया। अब देखें D2 की जो नई मैट्रिक्स है वो कैसे बनेगी, ए बी को हमने ज्वाइन किया हुआ है, उसको हम देखेंगे सी के साथ उसकी मिसमैच कितने हुआ। D1 है ए और सी प्लस डी बी और सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 21 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25.5। ये आंसर आएगा हमारे पास। उसके बाद हम ए बी को डी के साथ ज्वाइन करेंगे, ए बी को ई के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और उनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे 32.5 एंड 22। तो साथ साथ आप लोगों ने जो मैट्रिक्स है वो अपने साथ रखना है और इन वैल्यूज़ को देख लेना है कि ये 30 और प्लस 21 वैल्यू कहाँ से आई है 30, क्योंकि हमने इसका मीन निकाल लिया है। ठीक है, इसमें अरिथमेटिक मीन ही अनवेटेड जो कि ये मेथड है, इसमें अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना होता है। सो नाउ अ न्यू डिस्टेंस मेथड D2 इज जनरेटेड। हमारे पास D2 आ चुकी है। ठीक है, D1 से हम कन्वर्ट होकर D2 पे चले गए हैं। D1 में हमारे पास ए और बी को हमने ज्वाइन किया था। ठीक है, अब ए बी को हमने देखा सी के साथ, ए बी को देखा हमने डी के साथ, ए बी को देखा ई के साथ, तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ आ चुकी हैं 22.5
25.5, 32.5 एंड 22। तो इससे क्या हुआ कि एक और मैट्रिक्स जनरेट हो गई है, उसको हमने बोल दिया D2। UPGA में here D2 ABE is equal to 22 smallest value D2, so we join cluster AB to element E। अब देखें ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई थी, D1 से हमने कन्वर्ट किया इसको D2 के अंदर, ठीक है। D2 ये देखें AB को हमने ज्वाइन कर दिया, AB को ज्वाइन कर दिया, AB को हमने C के साथ देखा, कोई मैचिंग नहीं हो रही, ठीक है। AB को हमने D के साथ देखा, कोई मैचिंग नहीं हो रही, ठीक है। मैचिंग से मुराद ये कि इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है। स्मॉलेस्ट वैल्यू किस में पाई जा रही है, E में पाई जा रही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू किस में है, E में है। तो AB को हम E के साथ ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, AB की वैल्यू को E के साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि E की जो वैल्यू है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ये रूल है, ये UPGMA का मेथड का रूल है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है। लेट्स सपोज अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 16 होती है D की वैल्यू, तो हमने AB को D के साथ उसको क्या करना था, क्लस्टर बना देना था, उसको ज्वाइन कर देना था। अब इस तरह का कोई आपका ट्री बन जाएगा। ये AB ऑलरेडी आपके पास ऐसे था, ठीक है, जिसको हमने U वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन किया हुआ था यहाँ पे, और उनकी लेंथ 8.5 थी। अब जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या है, E, ठीक है। E 22 है, इसको हाफ करेंगे तो इसकी जो ब्रांच लेंथ है वो 11 आ जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले की क्या थी, 8.5। AB की ब्रांच लेंथ थी 8.5, E की ब्रांच लेंथ क्या आ जाएगी, ये जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 22, इसको हमने डिवाइड किया 2 के साथ, 22 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो हमारे पास जो ब्रांच लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 11, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम U कर देते हैं, इस पॉइंट को हम V कर देते हैं, ठीक है। अब E की जो ब्रांच लेंथ है वो 11 है, A और B की ब्रांच लेंथ 8.5 है। अब अगर हमने U और V के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में भी है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम ये जो टोटल वैल्यू है 11 और उसमें से माइनस कर देंगे 8.5 को, तो हमारे पास U और V के जो दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5, ठीक है, 2.5। अभी तक हमारे पास यहाँ तक जो हमारा फाइलोजेनिक ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमने A और B की ब्रांच लेंथ को भी कैलकुलेट कर लिया है और E की ब्रांच लेंथ को भी कैलकुलेट कर लिया है, और जो 2 पॉइंट हमारे पास नए आए हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या, लेट V डिनोट द नोड टू विच A, B एंड E आर नाउ कनेक्टेड, ठीक है, उसको हमने V से डिनोट कर लिया। देयरफॉर DAV DVB 22 11 आ गया, वी रिड्यूस द मिसिंग ब्रांच लेंथ, ठीक है, 11 मैंने आपको बता दिया। E की वैल्यू हो, E की जो ब्रांच लेंथ है वो 11 आ गई, और जो U और V के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 11 माइनस 8.5 विच इज़ इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो सेकंड डिस्टेंस मैट्रिक्स अपडेट करने के लिए अब हम D2 को D3 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, A की ब्रांच लेंथ भी आ गई, B की ब्रांच लेंथ भी आ गई, और E की भी ब्रांच लेंथ आ गई है, और जो उनके दरमियान में डिफरेंस था वो भी आ चुका है, ठीक है, विच इज़ 2.5। ये ऐसे कैलकुलेट किया हुआ। नाउ वी अपडेट D2 मैट्रिक्स इनटू डिस्टेंट मैट D3, ठीक है। अब हम क्योंकि मैट्रिक्स को रिड्यूस करते आ रहे हैं, D1 से हम D2 पे आए, अब D2 को हमने कन्वर्ट कर दिया D3 पे, अब हमारे पास रोज कॉलम और कम हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने उनका आपस में देखना है कि उनका कितना डिस्टेंस बन रहा है। तो A B E को हम पहले C के हिसाब से देखेंगे, A B C को फिर C के साथ देखेंगे, क्योंकि C और D रहता है हमारे पास, ठीक है।
तो 25.5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 39 विच इज़ इक्वल टू 30, सेम 32.5। या आप मैट्रिक्स को अपने सामने रखें, उसमें वैल्यू लिखी हुई है, उनको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ प्लस 39 विच इज़ इक्वल टू 30 एंड 36। तो हमारे पास एक D3 मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, ये वाली D3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें देखें A, B और E आपस में ज्वाइन हो गए। अब इनको हमने देखना है C और D के साथ। अब देखें A, B, C, E, इस मैट्रिक्स में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? मिनिमम वैल्यू किसकी है? D की। C और D, C की भी 28 है और D की भी 28 है, विच इज़ मिनिमम वैल्यू। सो अब हमने ये करना है कि इसमें आपने एक फ़र्क देखा होगा, क्योंकि A, B, E के साथ कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा, ना हो तो C कर रहा है और ना ही D कर रहा है। ठीक है, लेकिन C और D जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं? ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये इनकी एक अलहदा से नोड बन जाएगी, C और D। ठीक है, विच इज़ 28 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो इस मैट्रिक्स में वो 28 है। लेट वी डिनोट द नोड टू विच C एंड D आर नाउ कनेक्टेड, देयरफॉर द ब्रांच लेंथ उनकी कैसे निकालेंगे? 28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14। तो इनकी ये ब्रांच लेंथ जो है वो कितनी होगी? 14। ब्रांच लेंथ कितनी होगी? 40। ठीक है, वन हमारे ABC हैं और नीचे CD हैं। सो नेक्स्ट, थर्ड डिस्टेंस मैट्रिक अपडेटेड, देयर इज अ सिंगल एंट्री टू अपडेट। अब एक ही एंट्री रह गई जिसको हमने अपडेट करना है। कीपिंग इन माइंड दैट द टू एलिमेंट्स C एंड D ईच हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 इन एवरेज कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ये आपने बात माइंड में रखनी है कि जो C एंड D है उनकी एक ही कंट्रीब्यूशन एवरेज ऑफ 1 है। तो D4 मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? CD ABE, ABE को हमने C के साथ देखा, प्लस D3 ABE को D के साथ देखा। तो 30 प्लस 36 डिवाइडेड बाय विच इज़ 33, विच इज़ द न्यू वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। सो फाइनल स्टेप में हमारे पास 33 वैल्यू आ जाती है और फाइनल D4 मैट्रिक्स इज क्रिएटेड। वी ज्वाइन क्लस्टर ABE एंड CD एंड लेट R डिनोटेड द रूट। ठीक है, अब हमने क्या करना है? क्लस्टर जो हमारे पास ABE का बन गया और जो CD का बन गया, उसको एक रूट के साथ कनेक्ट कर देना है, विच इज़ डिनोटेड बाय R। ABE and CD are connected. Therefore, DABER and DCRD is equal to 33 को डिवाइड किया 2 पे तो 16.5, जो हमारा कंप्लीट डिस्टेंस होगा R तक, उसकी वैल्यू आ जाएगी 16.5। क्लियर है? इसको अब देखें डायग्राम के अंदर, ये हमारे एक पूरा फाइलोजेनिक ट्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें ABE, यहाँ तक क्लियर है? मैंने आपको बताया भी था AB की जो ब्रांच लेंथ थी वो 8.5 थी। ठीक है, और E की जो ब्रांच लेंथ थी वो 11 थी। तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो 2.5 था। ठीक है, इसी तरह हमने CD की निकाली, इसमें 14 आई थी, और W और R की जब हमने निकाली, क्योंकि जब हमारे पास कंप्लीट 33 आया था तो उसमें 16.5 आ जाता। तो कंप्लीट ब्रांच लेंथ जो मीन्स कि हमारा जो कंप्लीट रूट ट्री बना है रूट तक, उसकी कंप्लीट जो लेंथ है वो 16.5 है। ठीक है, तो अब देखिए रूट से लेके हर ब्रांच तक उसका इक्वल डिस्टेंस होगा। लेट्स सपोज अगर आपने ए का कैलकुलेट करना है तो 8.5 प्लस 2.5 प्लस 5.5 विच इज इक्वल टू 16.5। ठीक है, तो आप किसी भी ब्रांच को देख सकते हैं, उसकी लेंथ रूट तक सबकी लेंथ जो है वो सेम ही होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यही जो है हमारे पास UPGM में डेंडोग्राम मेथड है, जिसके ज़रिए हम फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स, हमने उसमें मिनिमम वैल्यू को देखते हैं, एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसको आपस में ज्वाइन करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, और ऐट दी एंड हमें एक कंप्लीट जो है वो फाइलोजेनिक ट्री हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे आप बताएं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसको एक और एग्जांपल के साथ हम इसको एक और फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।